देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच भले ही ऊपर ऊपर सीज फायर चल रहा हो, लेकिन अंदर अंदर दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रही है। अमेरिका भी मिडल ईस्ट के अंदर अपने हथियारों की तैनाती करने में लगा हुआ है और ईरान भी कहीं न कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा है। और इसराइल ने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि हम तो सिर्फ अमेरिका की हरी झंडी का वेट कर रहे हैं कि कब हमें अमेरिका हरी झंडी दे और हम ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दे। यानी कहीं ना कहीं इसराइल, अमेरिका और ईरान तीनों ही देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यूएस सेंटकॉम ने अमेरिकी प्रशासन से कहा कि ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को हटाकर वहां से दूर कर लिया है, जिसके कारण वे हमारी मिसाइल रेंज से बाहर चले गए हैं। और यूएस सेंटकॉम ने अमेरिकी प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि तुम डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करो। दरअसल डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी रेंज तकरीबन 2775 किलोमीटर दूर है, यानी 1725 मील दूर। और ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स की दूरी तकरीबन 300 मील दूर है। यानी कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने अपनी इस डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दिया तो ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स अमेरिका की इस मिसाइल के रेंज में आ जाएंगे। और ये पहली बार होगा जब अमेरिका डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी जो यूएस सेंटकॉम ने अमेरिकी प्रशासन से रिक्वेस्ट की है इस मिसाइल को मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करने की, क्या अमेरिका इस मिसाइल को मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करता है या नहीं। फिलहाल कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को देखकर तो ऐसा ही लगता है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर अपने हथियार को भेज रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं यूएस सेंटकॉम की रिक्वेस्ट के तहत अमेरिका इस मिसाइल को भी मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात कर सकता है। उधर कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया पिछले 24 घंटों के भीतर अमेरिका ने तकरीबन 6500 टन हथियार और सैन्य उपकरण इसराइल के अंदर भेजे, जिसमें गोला बारूद, सैन्य ट्रक और जेएलटीवी के बख्तरबंद वाहन शामिल थे। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर और खासकर इसराइल के अंदर अपने हथियारों को बहुत तेज़ी के साथ तैनात कर रहा है। और कभी भी किसी भी वक्त ये युद्ध शुरू हो सकता है, कभी भी ये लोग ईरान के ऊपर हमले शुरू कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसराइल और अमेरिका ही युद्ध की तैयारी कर रही है, ईरान खामोश होकर बैठा है। ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है उसको भी देख लीजिए। दरअसल अभी जो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रपोजल रखा था कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी हटा दो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे और न्यूक्लियर की बात बाद में करेंगे, उस प्रपोजल को डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो ईरान के नौसेना प्रमुख ने अमेरिका को धमकी दी कि वे इस बार अपने ऐसे ऐसे हथियारों को इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तैनात करेंगे कि इनको दिल का दौरा ना पड़ जाए। इतनी बड़ी धमकी ईरान की तरफ से अमेरिका और इसराइल को दी गई है। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से युद्ध की धमकियां आ रही है, दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रही है। पता नहीं कभी भी किस तरीके से ये युद्ध शुरू हो जाए। उधर जो अब से 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकियां दी थी कि ईरान के पास केवल 3 दिन का टाइम है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर ईरान हमारी बात नहीं मानता तो ईरान के तेल के कुएं में ब्लास्ट होने शुरू हो जाएगी, ईरान के अंदर धमाके होने शुरू हो जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को 3 दिन बीत गए, लेकिन ईरान के अंदर कोई भी कुआं नहीं फटा, किसी भी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ। इसी चीज़ को देखते हुए ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा 3 दिन बीत गए हैं, कोई कुआं नहीं फटा, हम इसे बढ़ाकर 30 दिन कर सकते हैं और यहाँ कुएं का लाइव प्रसारण कर सकते हैं। यह है उस तरह की बेकार सलाह थी जो अमेरिकी प्रशासन को बेसेंट जैसे लोगों से मिलती है, जो नाकाबंदी के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं और तेल की कीमत को $120 से ऊपर तक ले गए। अगला पड़ाव $140, मुद्दा सिद्धांत नहीं मानसिकता है। यानी ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने 3 दिन के अंदर अंदर हमारी शर्तों को नहीं माना तो ईरान के अंदर धमाके होने शुरू हो जाएंगे। ईरान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बस ऐसे ही हमेशा ट्वीट करते रहते हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के ट्वीट लगातार आते रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के ट्वीट करके शायद ये समझती है कि ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा, ईरान हमारी धमकियों में आ जाएगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन ट्वीटों को ईरान इतना सीरियस लेता ही नहीं। उधर ईरान को लेकर यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है। दरअसल यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब से 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक ईरान के अंदर तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 21 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई, तकरीबन 21 लोगों को लटका दिया गया। ये 21 लोग, इनमें कुछ प्रदर्शनकारी थे, कुछ ऐसे थे जो विपक्षी समूह में शामिल हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। यूएन ने ईरान पर कई तरह के आरोप लगाए। यूएन ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान अपने लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने तकरीबन जो 61 दिन से अपने देश के अंदर इंटरनेट को पूरी तरह कट आउट किया हुआ है, इससे वहाँ के लोगों की आवाज़ दब रही है और ईरान
इंटरनेट को पूरी तरह कट आउट करके अपने देश के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह यूएन ने ईरान पर और भी कई सारे आरोप लगाए, जैसे यातना, जबरन कबूलनामे और कैदियों को अत्यधिक भीड़भाड़, बुनियादी ज़रूरतों की कमी और चिकित्सा सुविधाओं की सीमित उपलब्धता जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की सेहत कथित तौर पर बिगड़ रही है, जबकि अन्य कैदियों की हिरासत में मौत हो गई, जिसके हालात यातना दिए जाने की आशंका पैदा होती है। यानी यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। बट अगर दूसरी तरफ इसराइल की बात की जाए तो इसराइल अपने तमाम हदें पार करता रहता है, यहाँ तक कि अगर इसराइल यूएन को भी उल्टा सीधा बोल दे तब भी यूएन की हिम्मत सिर्फ निंदा करने की तो होती है, लेकिन इससे अलावा यूएन कोई बहुत बड़ा कदम इसराइल के खिलाफ नहीं उठा पाता। लेकिन यूएन ईरान के ऊपर आ गया कि ईरान के अंदर फांसी दी जा रही है, ईरान के अंदर लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, ईरान के अंदर आरोपी के मामले में बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। इस तरह की बातें यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कही। उधर लेबनान के अंदर देख लीजिए इसराइल का क्या हाल हो रहा है। दरअसल चैनल 11 के मुताबिक साउथर्न लेबनान में जो इजरायली सैनिक है, इसराइल ने अपने उन सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। दरअसल इस चैनल ने बताया कि इसराइल को एफपीवी ड्रोन से खतरा था। हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन से इजरायली सैनिकों को खतरा था, जिस खतरे के तहत इसराइल ने अपने सैनिकों के एक झुंड को वापस बुलाने का आदेश दिया है। यानी हिजबुल्लाह ने ये हाल क्या हुआ है लेबनान के अंदर इजरायली सैनिकों का। लेकिन ये लोग लेबनान के अंदर क्या करते हैं, आम सिविलियंस पर हमले करते हैं, वहाँ पर आम सिविलियंस के इलाकों पर बमबारी करने शुरू कर देते हैं। हिजबुल्लाह के सामने नहीं टिक पा रहे, लेकिन आम सिविलियंस पर बमबारी करके दुनिया को बताते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया, हमने हिजबुल्लाह के इलाकों को उड़ा दिया, हमने हिजबुल्लाह की पूरी पट्टी को ख़त्म कर दिया। लेकिन असल हकीकत ये है कि ना तो ये हिजबुल्लाह को अब तक ख़त्म कर सके और ना ही हिजबुल्लाह को ये शायद कभी ख़त्म कर सकेंगे। आम सिविलियंस पर हमले करने की इनकी औकात है और वही चीज़ ये गाज़ा के अंदर भी करती है, लेबनान के अंदर भी करती है, वेस्ट बैंक के अंदर भी करती है। तमाम जगहों पर अपनी ये एक ही रणनीति अपनाती है, सिर्फ आम सिविलियंस को टारगेट करते हैं। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।